मायरा की इस बेबाकी पर अभिषेक को पहले तो बहुत अजीब लगा। क्या हुआ चेतन, इस तरह से क्यों भाग रहे हो? चेतन ने हाँफती हुई आवाज में जवाब दिया, सभी के साथ बाहर आ जाओ, खुद ब खुद पता चल जाएगा। और ये कहते चेतन टूटे हुए दरवाजे को पार करते हुए बाहर निकला तो उसकी आवाज कम हो गई। तभी काशी जी भी अपनी जगह से उठते हुए बोले, आखिर बात क्या है चांदनी, कहाँ गया है चेतन इस तरह? चांदनी उनकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही माही भी कमरे से बाहर आते हुए बोली, कुछ आवाजें आ रही है बाहर से, आखिर चल क्या रहा है? चेतन कहाँ है? तभी चांदनी ने तुरंत काशी जी की ओर देखते हुए कहा, माही मुझे भी नहीं पता, लेकिन अंकल आप रेस्ट कीजिए, माही और मैं पता लगाते हैं। चलो माही। माही तुरंत एक पल के लिए अपने कमरे में गई और दुपट्टा उठाते हुए बोली, चलो चले। तभी लोग घर के दरवाजे से बाहर निकल बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए। सामने देखते हुए माही और चांदनी दोनों ने घबराकर चेतन के कंधे को कस के थाम लिया। तभी माही धीरे से डरी हुई आवाज में बोली, इतने सारे लोग? माही के डर का कारण वाजिब था, क्योंकि सामने का नजारा था ही वैसा। कम से कम 200-300 लोगों का झुंड वीर सिंह के घर के सामने खड़ा था। साथ ही वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चेतन को बाहर निकालो, गुनहगार को हमारे हवाले करो। चेतन को बाहर निकालो, गुनहगार को हमारे हवाले करो। चेतन ने इन नारों को सुनकर हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आखिर मैंने किया क्या है? क्यों अपनी ऊर्जा खर्च करते हो? तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे भैया, क्यों हम इस आदमी की बात सुन रहे हैं? सारी समस्याओं की जड़ यही है। जिस दिन से इसने गांव में कदम रखा है, हम लोगों की दिक्कतें सिर्फ बढ़ी ही है। तभी भीड़ से आवाज आई, सही कहा, मैं तो कहता हूँ इसे घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक दो। तभी एक और आदमी बोला, तुम्हारा नाम था वहाँ उसकी लाश पर, तुम्हारी वजह से ही उस बेचारे ने अपनी जिंदगी खो दी। इस बात पर चेतन दरवाजे के करीब आते हुए बोला, अरे कौन सा आदमी, किस लाश की बात कर रहे हैं आप? कभी भीड़ चिल्लाई, इसकी एक भी बात मत सुनो भाइयों और मारो इसे। तभी माही आगे आई और गुस्से से बोली, पहले तुम लोगों को जान लेना चाहिए कि अगर किसी की जान गई भी है तो चेतन खुद उसे मारकर अपना नाम क्यों लिखेगा? ये तो सरासर चेतन को फंसाने के लिए किया गया कोई षड्यंत्र है। माही की बात के जवाब में एक आदमी आगे आकर बोला, हमें पता है कि वो हत्या खूनी वधू ने की है, लेकिन उसने लिखा है कि जिम्मेदारी चेतन की है। अगर इसे हमें नहीं सौंपा तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ से चेतन को ले जाने की बात सुनकर चांदनी को गुस्सा आ गया। वो भी उस आदमी को चुनौती देते हुए बोली, अगर है किसी में हिम्मत तो आगे आए, ले जाए चेतन को यहाँ से। जैसे ही चांदनी की बात खत्म हुई तो चेतन के ऊपर सनसनाते हुए 2-4 पत्थरों से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही चांदनी ने आते हुए पत्थरों को देखा, चेतन को धक्का दे दिया और पत्थरों के वार को अपने ऊपर ले लिया। पत्थर सीधा चांदनी के सिर पर लगे और चांदनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से तेज खून बहने लगा। चेतन जोर से चिल्लाया, चांदनी! इसके बाद चेतन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? किसने पत्थर फेंका? सामने आओ, बता रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। माही चेतन को इस तरह गुस्से में चिल्लाता देख बोली, चेतन उन्हें छोड़ो, पहले हमें चांदनी को संभालना चाहिए। चेतन की जगह चांदनी को पत्थर लगता देख भीड़ तुरंत ही तीतर बितर होने लगी। चेतन ने लपक कर चांदनी को अपनी गोद में उठाते हुए माही से कहा, जल्दी करो, इसे उठाने में मदद करो, इसके सिर से खून बह रहा है। माही ने तुरंत अपने हाथ से खून बहने वाली जगह पकड़ लिया और वो दोनों उसे घर में उठाकर ले आए। माही चांदनी के करीब बैठी थी और चेतन उसके हाथ को थामे बैठा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी काशी जी उनके पास आए और चांदनी को देखते ही पूरा माजरा उन्हें समझ आ गया। वो चिंता में डूबे चेतन की ओर देखते हुए बोले, अरे बेटा, इतना भी घबराने की बात नहीं है। इससे ज्यादा तो माही कल रात को अजन्नाथ से लड़ते हुए घायल हो गई थी। हाँ, बेहोश वो पत्थर लगने से हुई है। रुको, अभी ठीक हो जाएगी, चलो आओ मेरे साथ। चेतन ने माही को उसका ध्यान रखने का इशारा किया और फिर काशी जी के साथ चला गया। दोनों माही के लगाए छोटे से गार्डन में पहुंच गए। काशी जी वहां से किसी पौधे की पत्तियां तोड़ते हुए बोले, बेटा, चिंता चांदनी की ना करो, चिंता इस बात की करो कि हम खूनी वधू को रोके कैसे, वरना ये तो हर दिन होता रहेगा। चेतन काशी जी की बात सुन टेंशन लेते हुए बोला, मुझे भी कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे खूनी वधू से फेस टू फेस बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा।
काशी जी उसके हाथ में वो पत्तियां पकड़ाते हुए बोले, नहीं, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होने वाला है। क्यों ना हम लोग मिलकर उसकी मुक्ति का ही मार्ग तलाश ले। अभी वो सब जरा छोड़ो और फिलहाल जल्दी से इन पत्तियों को हल्दी के साथ पीसकर चांदनी के माथे पर लगाओ, उसे तुरंत आराम मिल जाएगा। चेतन काशी जी की बात सुन तुरंत वहां से निकलकर चांदनी के पास आ गया और उनके कहे अनुसार चांदनी के लिए वो पत्तियां पीसने लगा। लेकिन फिर भी उसके दिमाग का एक हिस्सा खूनी वधू के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ माही को इस बात का दुख था कि वो चेतन को इस तरह से परेशान देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। साथ ही चांदनी को लेकर उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ती ही जा रही थी। चांदनी को दवाई लगा दी गई थी और उसे होश भी आ गया था, लेकिन चेतन ने चांदनी को सुला दिया और उसके कमरे से निकलकर छत पर चला आया। दोपहर का समय था। जैसे चेतन एक पल को बिस्तर पर लेटा तो उसकी नींद लग गई। तभी उसने सपने में देखा खूनी वधू ने एक के बाद एक कई हत्याएं कर दी और सारी लाशों को वीर सिंह के घर के बाहर फेंक दिया और वो उन लाशों के ऊपर खड़े होकर कह रही है, मेरे साथ साथ अब इन आत्माओं को मोक्ष तुझे ही दिलाना है। तभी उन लाशों में से चेतन की नजर कुछ लाशों पर पड़ती है। वो लाशें काशी जी, वीर सिंह, माही की थी। वो अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी चांदनी घायल अवस्था में चेतन के करीब आती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम हम सबको बचा सकते थे पर तुमने नहीं बचाया। ये कहते हुए वो भी मर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। कहते हुए चेतन उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। उसने तुरंत बगल में रखे जग से पानी पिया और तुरंत अपने आप को कांच में देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। तभी कालदूत वहां आ पहुंचा और हमेशा की तरह बिना कोई हाय हेलो के सीधा बोला, क्यों बंधु, कोई बुरा सपना देखा क्या? चेतन इस कदर अपनी धुन में था कि वो कालदूत की आवाज सुनकर डर गया और घबराई सी आवाज में बोला, अरे तुम हो? ओह गॉड, मैं तो डर गया था। चेतन को इस कदर घबराया देख कालदूत बोला, ओके रिलैक्स, अब बताओ क्या हुआ। कुछ देर सांस लेने के बाद फिर चेतन ने कुछ क्षण रुककर अपने सपने के बारे में सारी बातें कालदूत को बता दी। कालदूत भी चेतन के सपनों के बारे में सोचते हुए बोला, चेतन, ये सपना आम सपनों की तरह है, लेकिन ये बस तुम्हारा डर दिखाता है, इसलिए ज्यादा सोचने के बजाय यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। कालदूत की सारी बातें सुन लेने के बाद चेतन ने गहरी सांस लेते हुए बोला, तो क्या तुमने इस बड़े खतरे के बारे में मुझे बताया था? कालदूत ने इस बात के जवाब में एक बैलेंस उत्तर देते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानता कि मेरी आंखों से कौन सा खतरा बड़ा दिखता है और कौन सा छोटा। और एक बात याद रखना, परीक्षाएं तो चलती रहेंगी चेतन, बस तुम्हें परिस्थितियों पर फोकस करना चाहिए। इतना कहकर कालदूत वहां से निकल गया और चेतन उसके दिए आखिरी जवाब को समझने की कोशिश करने लगा। फूलपुर से दूर समीरपुर में भी माहौल पूरी तरह से शांत था। पूरे गांव के लोग एक जगह एकत्रित हो चुके थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। आज अजरनाथ की जगह पर भूरी बैठी हुई थी और सभी लोग मामले को समझने की कोशिश करते हुए कानाफूसी कर रहे थे। एक महिला दूसरी से बोली, क्या लगता है क्यों बाबा जी ने सभी भक्तों को बुलाया होगा? दूसरी महिला ने उत्तर देते हुए कहा, कैसे पता होगा, लेकिन अगर बाबा जी ने बुलाया है तो बाबा जी की जगह पर ये प्रधान सेविका कैसे बैठी है? इस तरह की बातों के बीच भूरी ने माइक के जरिए कहा, शांत हो जाइए, आप भक्त लोगों को 2 सूचनाएं देनी है, इसलिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। यह आवाज सुनकर सारी जनता एकदम से शांत होकर मंच की ओर तन कर बैठ गई। दूसरी तरफ मार्तंडे जी के घर से अजरनाथ के लोग उसकी लाश लेकर वहां से निकल गए थे। रास्ते में चलते चलते वो अजनबी लड़का अजरनाथ के लोगों के साथ शामिल हो गया। तभी उन सभी में से एक आदमी उस लड़के की ओर देखते हुए बोला, ए भाई, तुम कौन हो और इस तरह हमारे समूह में क्यों शामिल हो गए हो? तभी वो लड़का उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, महोदय, मेरा नाम राजशेखरन है। वास्तव में मैं किसी की तलाश में ग्राम ग्राम घूम रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर अपने बैग से निकालकर सभी लोगों को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, इनका नाम आदित्य देव है। क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? उनमें से 2-4 लोगों ने उस तस्वीर को देखकर वही जवाब दिया जो इससे पहले उसे कई बार मिल चुका था, और जवाब था, हम में से किसी ने भी इन्हें नहीं देखा।
तब राजशेखरन ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि आप किसी और गांव से हैं, तो बस आप लोगों के साथ आपके गांव जाकर मैं इन्हें खोजना चाहता था, इसलिए मैं आपके समूह में शामिल हुआ हूं। कोई तो होगा जो मुझे इनके बारे में बता सकेगा। लड़के की बात सुन उन सभी लोगों का लीडर बोला, लड़के, तुझे मन की तसल्ली करना है तो तू चल सकता है, वरना हम लोग तो गांव के हर आदमी को जानते हैं। सुमेरपुर में ऐसा कोई आदमी नहीं है। वैसे भी गांव में अभी शोक का माहौल होगा। लड़के ने जवाब देते हुए कहा, आधे मार्ग तक तो आ ही गया हूं, अब आपके साथ ही चलता हूं, वहां से आगे निकल जाऊंगा। ये सुन वो आदमी बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इधर अजरनाथ का शरीर सुमेरपुर पहुंचने ही वाला था कि वहीं दूसरी ओर आश्रम के बाहर इकट्ठा लोगों के सामने भूरे ने अजरनाथ का वो सारा सच उजागर कर दिया जो उसने जाना था। ये सुनते ही पूरी भीड़ क्रोश में आ गई। उन लोगों में से कोई बोला, ये सरासर झूठ है, बाबा जी ऐसा नहीं कर सकते। और इस तरह एक के बाद एक लोग भूरी को ही गलत ठहराने लगे। तब भूरी चिल्लाते हुए बोली, मुझे क्षमा करिए सभी, बाबा को आप तक लाते समय मुझे जितनी खुशी हुई थी ये बताते हुए मुझे उतना ही दुख हो रहा है कि उन्होंने स्वयं ये मेरे सामने कबूला है। आश्रम के लोग भी थे वहां, उन्हें पता था कि उनकी बुराई की आखिरी लड़ाई है। बाबा का पार्थिव शरीर आने वाला है। हमारे लिए उन्होंने जितने भी भले काम किए हैं उसके एवज में हम उन्हें आखिरी विदाई तो दे ही सकते हैं। भीड़ को मना पाना भूरी के लिए काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन अजरनाथ के शरीर के आने के बाद पूरे सुमेरपुर में शोक छा गया था। अंतिम क्रिया के पहले ही गांव की पंचायत ने तत्काल ये निर्णय लिया कि यह आश्रम लोगों की भलाई के लिए उसी तरह चलता रहेगा जैसे उसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद सभी लोग अजरनाथ की अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी, लेकिन यह आती हुई रात किसी के लिए भी सुकून भरी नहीं थी। चेतन अपने कमरे के सामने टहलता हुआ वही सारी बातें सोच रहा था जो उसके और कालदूत के बीच हुई थी। इधर काशी जी चांदनी के साथ छत पर चले आए थे। माही सभी के लिए चाय बना रही थी। जैसे ही माही सभी के लिए चाय ले आई, सभी लोग छत पर ही कुर्सियां लगाकर बैठ गए और आसमान में फैलते नारंगी प्रकाश को देखने लगे। तभी चेतन ने वहां फैली शांति को भंग करते हुए कहा, पापा, आज कालदूत से बात हुई थी। ये सुनते काशी जी ने तुरंत चाय का कप नीचे रख दिया और गंभीरता से उसकी बात सुनने लगे। चेतन ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, उसकी बातों ने मेरी समस्या को सुलझाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। ये सुनते ही माही बोली, क्यों चेतन, ऐसा क्या कहा कालदूत ने? तब चेतन माही की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना कि वो किस तरह की घुमावदार बातें करता है। आज भी उसकी बातें घुमावदार ही थी। तभी चांदनी बोली, साफ साफ कहो, बात क्या है चेतन? इस पर चेतन ने जवाब दिया, काश कि साफ साफ मुझे समझ आया होता, लेकिन उसकी बातों से मैं इतना जरूर समझा हूं। हमारे सामने खूनी वध हुई एक परेशानी नहीं है, कुछ और भी है जो आ रहा है। चेतन की ये बात सुनकर चांदनी ने तुरंत चेतन का हाथ थाम लिया और बोली, प्रेजेंट में जो होगा चेतन, वो हम मिलकर संभाल लेंगे। जैसे ही माही की नजर उनके हाथों पर पड़ी तो दोनों ने झट से हाथ हटा लिए। तभी काशी जी भी बोले, तुम चिंता मत करो बेटे, सब ठीक। वो इतना कह ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखें बंद होने लगी और पूरा शरीर जकड़कर कुर्सी से नीचे गिर गया। चेतन को समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। वो जोरों से चिल्लाया, पापा! काशी जी की तबीयत को बार बार क्या हो रहा है, कैसे चेतन हैंडल करेगा ये मामला, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।